नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चुनावी राज्य गुजरात के अहमदाबाद में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और आज बात दंगल में सबसे बड़े मुद्दे की, चुनावी औकात, लेकिन आ गई है जात पर बात। आपको बता दें, आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से एक बड़ा बयान दिया गया। उनकी ओर से कहा गया कि दरअसल वो तो गरीबों में भी गरीब हैं और उनके साथ छुआछूत किया जाता है, उनके हाथ की चाय तक कोई नहीं पीता। दरअसल उनका ये बयान तब आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कई चुनावी सभाओं में इस बारे में जिक्र किया गया कि कांग्रेस के नेता किस तरह से उनकी औकात बताने का बात कहते हुए वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश पे जुटे हुए हैं। इसी पर पलटवार और वार का दौर लगातार जारी है। इस पर जब मैंने सीएम हेमंत विश्व शर्मा से सवाल पूछा था तो उनकी ओर से जवाब दिया गया कि दरअसल राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ की चाय नहीं पीती और वही दर्द अब मल्लिकार्जुन खड़गे का खुलकर सामने आ रहा है। क्या इसके जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो 25 सीटें हैं गुजरात की, उसके ऊपर दलित कार्ड खेलकर चुनावी जीत हासिल करना चाहते हैं? इसके जरिए क्या मिलेंगे वोट? क्योंकि बीजेपी का दलितों में घटता हुआ जनाधार क्या कांग्रेस पार्टी को पहुंचा सकता है बड़ा फायदा, या बीजेपी इस बार बाजी मार ले जाएगी उन तमाम मुद्दों को लेकर जिसके जरिए बीजेपी चुनावी जीत का दावा कर रही है? इसी बारे में आज होगी दंगल में बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात के चुनावी संग्राम में वोट के लिए भरपूर जोर आजमाइश है। 1 दिसंबर को वोटिंग है। उससे पहले अब दलित वोटों पर दावे के लिए दांवपेच शुरू हो गया है और इसमें नया दांव कांग्रेस ने चला है। हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है, हम तो अछूतों में आते हैं। कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई। चुनावी रैली में खड़गे खुद को दलित बताते हैं क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी ने पीएम मोदी के लिए दी गई गालियों को भी मुद्दा बनाया है। આજે કોંગ્રેસ પાર્ટીના અધ્યક્ષ સોનિયાબેન એમને મોકલ્યા છે ગુજરાતમાં। કયા કામ માટે આયા છે તો મને ખબર નથી, પણ એમણે જાહેર કર્યું છે કે મોદીની औकात બતાવી દઈશું। અહીં જે બધા લોકો છે, હું તમારામાંથી એવા જ સમાજમાંથી પેદા થયો છું, આપણી તો કઈ औकात હોય ભાઈ? फिर बार आप बोलते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे को किसने गालियां दिया, मेरी किसी ने कुछ कहा, मेरे को कुछ, तेरी हैसियत क्या है कहा। अरे ऐसे बात कह के अगर आप सिंपैथी जमाने की कोशिश करें तो लोग अब होशियार हो गए, उतने बेवकूफ नहीं है। चुनावी सीजन में खुद को सबसे बड़ा दलित साबित करने की ये होड़ क्यों लगी है, इसके लिए ये आंकड़े देखिए। गुजरात में दलितों की आबादी करीब 8% है, लेकिन राज्य में 13 सीटें उनके लिए रिजर्व हैं। हालांकि गुजरात की 25 सीटों के नतीजे दलितों के वोट से तय होते हैं। पिछले 3 चुनावों में बीजेपी के हाथ से फिसलते जा रहे इसी दलित वोट बैंक पर अब कांग्रेस की नजर है, क्योंकि दलितों के लिए आरक्षित 13 सीटों में से 2007 में बीजेपी को 11 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। 2012 में बीजेपी को 10 सीटें मिली और कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी। लेकिन 2017 के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 7 सीटें मिली और कांग्रेस 6 सीटों तक पहुंच गई। इस बार भी कांग्रेस ने अपने इस वोट बैंक के लिए खड़गे के बयान की शक्ल में दलित कार्ड चल दिया है। वैसे कांग्रेस दलितों के अलावा आदिवासी वोटरों पर भी फोकस कर रही है, क्योंकि गुजरात में आदिवासियों और जनजातियों के पास करीब 15% का वोट बैंक है और ये वोट कम से कम 27 सीटों पर नतीजे तय करते हैं। इन सीटों में से कांग्रेस को 2007 में 14 सीटें, 2012 में 16 सीटें और 2017 में 14 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 9 सीट ही मिल पाई थी। यही वजह है कि गुजरात में राहुल गांधी की सभा होती है तो सबसे ज्यादा फोकस आदिवासियों पर ही रहता है। राहुल गांधी इन सभाओं में आदिवासी वनवासी की थ्योरी का फर्क बताते हैं और आदिवासियों से जंगल जमीन का अधिकार छीने जाने का डर का मुद्दा उठाते हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।
बात कुछ इसी तर्ज पर दोनों ही पार्टियां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन दलितों का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। इसके जरिए क्या कांग्रेस पार्टी अपने इस दलित कार्ड के जरिए लोगों के दिल में घर बना पाएगी? छुआछूत की बात करके मल्लिकार्जुन खड़गे क्या 25 सीटों पर प्रभाव डाल पाएंगे? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दर्द सामने आया तो अब से कुछ देर पहले मैंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा से इसी मुद्दे को लेकर जब सवाल पूछा तो उनकी ओर से क्या मिला है जवाब? कैसे राहुल गांधी को उन्होंने चुनौती दे दी कि दरअसल राहुल करते हैं मल्लिकार्जुन के साथ छुआछूत और इसी वजह से मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो अपनी फोटो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ चाय पीते हुए ट्वीट करें। और किस तरह से उन्होंने साधा है निशाना, उनका ये बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे वो चुनाव प्रचार कर रहे थे गुजरात में, उनकी ओर से कहा गया है कि मैं तो ज्यादा गरीब हूं, उन्होंने अपने पिछड़े होने का भी जिक्र किया और यो कहते हैं कि मेरा छुआ तो कोई चाय भी नहीं पी सकता है, जबकि आपका छुआ तो पिया जा सकता है। देखिए, मोदी जी जो चाय बनाया, चाय तो असम से आते हैं, दूध गुजरात से। मोदी जी जो चाय बनाते हैं लोग खाते हैं, लेकिन खड़गे जी ने एक बहुत बड़ा हकीकत बोला है कि राहुल गांधी उनका साथ चाय नहीं पीता है। कांग्रेस का शायद हो सकता है, कांग्रेस का बहुत लोग खड़गे जी का साथ चाय नहीं पीता है, ये खड़गे जी का पीरा है। वो पीरा मैं खुद भी अनुभव किया हूं कि कुत्ता को बिस्कुट खिलाया जाता है, इंसान को नहीं। तो इसीलिए राहुल जी को तुरंत ट्वीट करना चाहिए, खड़गे जी और राहुल जी एक टेबल में बैठा हुआ है, दोनों चाय पी रहे हैं। आपको ये तो राहुल जी का खिलाफ इल्जाम है। दर्द है वो राहुल गांधी 100% खड़गे जी तो कांग्रेस, राहुल खड़गे जी के साथ खड़गे जी जीवन भर कांग्रेस में रहा। अगर खड़गे जी जो कहानी बताएगा वो तो कांग्रेस का ही कहानी बताएगा, वो तो बीजेपी कार्यालय में तो जीवन में नहीं आया। अगर बीजेपी का कोई लोग ऐसा कहानी बताएगा देन इट विल बी अ स्टोरी ऑफ बीजेपी। आप कह रहे छुआछूत होता है खड़गे जी के साथ? सबका साथ होता है कांग्रेस में, एक फैमिली ऊपर बाकी फैमिली नीचे। तो इसीलिए खड़गे जी का साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं हुआ है। इसको प्रूफ करने के लिए तुरंत बैकडेटेड पिक्चर, आज का बाद नहीं, एक बैकडेटेड पिक्चर राहुल जी को ट्वीट करना चाहिए कि खड़गे जी और एक साथ वो चाय पी रहा है। राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पुश करते हुए नजर आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देखिए बीजेपी और आरएसएस से मैं कैसे ताकत ले लेता हूं। तो वो आप लोगों की ताकत को खत्म करने का फॉर्मूला बता रहे हैं। हाँ, और सुनाव गुजरात में है, वो मध्य प्रदेश में ताकत ले रहा है। क्रिकेट खेल खेला जाता है मैदान में, राहुल जी ड्रेसिंग रूम में ताकत लेता है और ऐसा ताकत उनको लेते रहना चाहिए। अगले बार जब मध्य प्रदेश में चुनाव होगा उनको असम में जाके ताकत लेना चाहिए, जब असम में चुनाव होगा उनको यूपी में जाके ताकत लेना चाहिए। लेकिन एक फॉर्मूला तो बता रहे हैं ना कि आप लोगों अच्छा है, ऐसा फॉर्मूला हमको सूट करता है, सूट कर रहा है फॉर्मूला। चुनाव गुजरात में हो और आपका फॉर्मूला मध्य प्रदेश में है, जब मध्य प्रदेश में चुनाव होगा फॉर्मूला जम्मू में ले जाओ, तो ऐसा तो सूट करता है ना। एक चीज और है, राहुल गांधी को लेकर आप अक्सर उनके लुक को लेकर हमलावर हैं। सद्दाम हुसैन से उनकी तुलना करने की क्या जरूरत है? कभी बहादुर शाह जफर का आपने मतलब दाढ़ी बढ़ा लिया, आप कह रहे दाढ़ी कटवाओ और राहुल गांधी ओरिजिनल दिखाई। मैंने बोलता हूँ कि दाढ़ी कटवाने से आपको नेहरू जैसा दिखाई देगा और अभी आपको सद्दाम जैसा देख रहा है, तो उसमें तो हर माँ बेटा को बोलता है बेटा तुम ऐसा मत ड्रेस करो, तुमको गलत दिख रहा है, तुम थोड़ा ठीक ड्रेस करो। आप भी तो अपना बेटा को बताते हो ऐसा। लेकिन आप बता रहे हैं ना राहुल गांधी 22 साल वो पार्टी में रहा, थोड़ा तो उनके लिए तो मेरा सिंपैथी है ही ना। दाढ़ी हटा दे, वो नेहरू जैसा देखेगा और दाढ़ी के साथ सद्दाम जैसा देखेगा। असम के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर हमला करते हुए और इसी मुद्दे को लेकर तो धर्म में जाति जाति जिस तरह से राजनीति गुजरात की आगे बढ़ रही है, क्या इसके जरिए पार्टियां वोट हासिल करेंगी? बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आशुतोष वर्मा कुछ ही देर में समाजवादी के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे और हमारे साथ मौजूद है सुजाता पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी शुरुआत आपसे ही करते हुए, देखिए अब मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से जो अपना दर्द जाहिर किया गया है देश के सामने, 25 सीटें हैं जहां पर दलित हार और जीत तय करते हैं, तो ऐसे में बीजेपी के लिए तो मुश्किलें हैं ना, क्योंकि 2007 के बाद की अगर हम चुनावों को देखें तो जो सीटें आरक्षित हैं उसमें बीजेपी का ग्राफ जो है धीरे धीरे ही सही लेकिन वो डाउन हुआ है।
तो क्या इसके जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी को मिल जाएगा बड़ा फायदा? देखिए चित्रा जी, श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे अपने दलित होने के कारण उनसे जिस तरह से अस्पृश्यता का भेद किया गया, ये जो पीड़ा व्यक्त करें, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जन्म निजाम शाही में हुआ था, तो निजाम शाही में जो है छुआछूत मानी जाती थी, ये सिद्ध होता है। और ये भी इस तथ्य को बारंबार वो क्यों छिपाते हैं समझ के परे है कि निजाम शाही के समय रजाकारों ने उनके घर को जला दिया था, जिसमें उनकी माता जी की जो है दुखद मृत्यु हो गई थी। तो रजाकार किस तरह से दलितों का उत्पीड़न करते थे, रजाकार किस धर्म विशेष के थे, बताने की आवश्यकता नहीं है, उनका मजहब क्या था रजाकारों का। कालांतर में जब स्वतंत्रता हुई तो कर्नाटक में 1995 के पहले या 2005 के पहले वहां कभी भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार थी नहीं, तो ये दलितों के साथ अस्पृश्यता या तो रजाकारों की निजामशाही में हो रही थी या कांग्रेस के शासन में हो रही थी। और अगर उनका पार्टी में अगर उनके साथ अस्पृश्यता हो रही थी तो ये गांधी परिवार कर रहा था। तो ये छुआछूत दलितों के साथ कौन कर रहा था? या तो अंग्रेजों के कार्यकाल में निजामशाही यानी मुस्लिम शासक कर रहे थे, या फिर कांग्रेस कर रही थी जो खुद को मुस्लिमों की पार्टी, मुस्लिमों को हितू कहती है। तो ये प्रहार किस पर है मल्लिकार्जुन खड़गे का, ये तो स्पष्ट करें कि कांग्रेस की छुआछूत पर प्रहार है, कि निजामों की छुआछूत पर प्रहार है, कि अंग्रेजों की छुआछूत पर प्रहार है, किस पर प्रहार है? इसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका कहां है? अखिलेश प्रताप सिंह जी, बीजेपी की ओर से प्रेम शुक्ला जी भी यही कह रहे हैं और असम के सीएम को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं राहुल गांधी ही करते हैं छुआछूत, इसी वजह से जो दर्द है वो गुजरात के मंच पर निकलकर सामने आ रहा है। और राहुल गांधी चाय पीते हुए ट्वीट करें ना फोटो, वो चुनौती दे रहे हैं। देखिए, वो जो एक मुख्यमंत्री का बयान सुना रहे थे, उनका नार्को टेस्ट करा दीजिए ना। देखिए मोदी जी के बारे में क्या क्या कहते मिलेंगे, बस उनका एक नार्को टेस्ट करा दीजिए। ये उल्टा सीधा बोल करके मीडिया में जगह पाने के तरीके हैं इन लोगों को। और जहां तक रही छुआछूत की बात, तो सबको जग जाहिर है, आरएसएस, बीजेपी, जनसंघ, जब बाबा साहब संविधान बना रहे थे, दलितों को बराबर का अधिकार दिया जा रहा था, कांग्रेस जिसकी लड़ाई लड़ रही थी, दलितों पिछड़ों के लिए आरक्षण की बात चल रही थी, दे रही थी, तो कौन विरोध कर रहा था? कौन संविधान को कह रहा था हम इसे नहीं स्वीकारेंगे? कौन संविधान के प्रति आप फाड़ रहा था? कौन बाबा साहब का विरोध कर रहा था? आज भी जो दलितों, पिछड़ों को, और लोगों को आरक्षण मिल रहा है, कौन कहता है कि ये आरक्षण को रिव्यू किया जाए? कौन कहता है कि दलितों को आरक्षण से बाहर किया जाए? बीजेपी तो कहती है, अभी भी कहती है, इनके आरएसएस प्रमुखों ने कई बार कहा है। तो ये जग जाहिर है, दलितों के साथ बीजेपी का कौन कह रहा था कि मनुस्मृति, मनुवाद को ही हमारा संविधान माना जाए? इससे बड़ा क्या कौन सा प्रूफ चाहिए कि दलित विरोधी कौन है इस देश में? बताने की आवश्यकता है क्या? देखिए चित्रा जी, चुनाव आ गया है, जब से आदरणीय मोदी जी सत्ता में आए हैं, आ रहे थे, तब से मैं बार बार कहता हूं चाय कौन नहीं पीता कि बीजेपी जी, अखिलेश जी, मल्लिकार्जुन खड़गे के बताया कि एक समय था, छुआ हुआ चाय कौन नहीं पीता है? हाँ, दलितों के हाथ का छुआ हुआ चाय आजादी के पहले पीने में लोग ऐतराज करते थे। जो मनुस्मृति को मानेगा वो नहीं पिएगा। मनुस्मृति कौन चाहता था लागू करना इस देश में? अभी बताने का हो सकता है क्या? ये आपको समझ में आया कि नहीं आया कि कौन आरक्षण का विरोध कर रहा था, कौन अभी भी विरोध कर रहा है, कौन आरक्षण को रिव्यू करने की बात कर रहा था? अरे आरएसएस थी, बीजेपी, जनसंघ थी, और कौन था? मैंने तो बार बार कहा है, चुनौती देके कहा है कि बीजेपी या मोदी जी या बीजेपी का कोई नेता 5 शब्दों को छोड़ के 2 मिनट कोई भाषण करके दिखा दे, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, आतंकवाद और धर्म, बोल दे मोदी जी एक भाषण बिना इन 5 शब्दों के अलावा। और चुनौती मैंने कई बार दी, कोई नहीं बोल पाया है। तो ये चुनाव आया है, चुनाव में गुजरात के अपने काम गिनाने को नहीं, डबल इंजन, ट्रबल इंजन बताते चलेंगे, करते चलेंगे, लेकिन काम कोई नहीं बता पाएंगे। कहते हैं ना कि देखो मैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे बुलेट ट्रेन से उतर गया। मैंने कहा था ना मित्रों, 2022 में मैं बुलेट ट्रेन से आऊंगा। बोलना चाहिए था ना। वो जो पानी पे नदी पर हवाई जहाज उतारे थे, कहते अब इसकी सुविधा शुरू हो जाएगी। कहना चाहिए था ना कि देखो 5 साल पहले मैंने कहा था 6 महीने में शुरू हो जाएगा, थोड़ा लेट हुआ, लेकिन वो सर्विस पानी पे हवाई जहाज उतारने की देखो शुरू हो गई ना। ये सब बातें करो भाई, आप प्रधानमंत्री हो, कुछ हो तो बताओ, लेकिन कुछ हो तब न बताओ। वो कह रहे हैं कि 27 सालों की कोई उपलब्धि ही नहीं है बीजेपी की, तो वो बताएगी क्या? तो वो घूम फिर कर इन्हें मुद्दों पर लेकर आएगी चुनाव को। जी देखिए, जाति की बात किसने की? मेरे हाथ का छुआ चाय नहीं पीते, ये बात किसने की? ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने की ना।
और मैं अखिलेश प्रताप सिंह से जब पूछ रहा हूं कि 1942 में बीदर में किसका राज्य था, निजामों का राज्य था ना, तो निजाम कौन थे, मुसलमान थे कि नहीं थे, और उनका घर किसने फूका था, मल्लिकार्जुन खड़गे की माता का। तो इस पर इनका भी मौन साथ जा रहे हैं। और बताइए ना, उसके बाद कांग्रेस का शासन था कि नहीं था? तो अगर उनके हाथ की छुई चाय कोई नहीं पी रहा था तो किसके शासन काल में नहीं पी रहा था? इसका उत्तर क्या है? उनके पास कोई उत्तर दिया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी इनके सर्वोच्च नेता हैं, जिनके नाम पे फर्जी गांधी आज भी जिसकी गुडविल खा रहे हैं। उन महात्मा गांधी ने स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाकर यह कहा, और महादेव देसाई ने उनकी डायरी में बाकायदा इसको उद्धृत किया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में किसी की भी जाति का पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जातियों के बारे में वो बिल्कुल सामाजिक समरसता का पालन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समग्रता में करता है। तो हमने मनुस्मृति की तो बात कभी नहीं की, लेकिन जो मनुस्मृति में आकंठ डूबे हुए हैं, जो आज भी फर्स्ट फैमिली एक चाय पीने वाला मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ श्रीमान राहुल मायनो गांधी की तस्वीर मांग रहे हैं, तो ये चिढ़ जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं। अब रही गुजरात के विकास की बात, तो आप बताइए, गुजरात की जीडीपी जब कांग्रेस शासन छोड़ के गई थी तब 10,000 करोड़ रुपए गुजरात की कुल जीडीपी थी, आज 2,40,000 करोड़ है। बूंद बूंद पानी के लिए गुजरात तरसता था, हर घर में नल से जल गुजरात में है, 59,000 किलोमीटर की नहरें गुजरात में हैं, चतुर्दिक विकास गुजरात का हुआ है। आपके जमाने में जीएसडीपी हुआ करती थी 99,000 करोड़, आज 19 लाख करोड़ की गुजरात में जीडीपी है। 10.5 लाख लोगों को मुफ्त का मकान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में मिला। आप बता दीजिए ना, एक राज्य जहां आपने 100 घर भी कांग्रेस के शासनकाल में बनवाए हो, तो और गुजरात अगर हम विकास नहीं करते तो 27 वर्षों से हम पर गुजरात क्यों विश्वास कर रहा है? और आज भी कह कौन रहा है कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष कौन कह रहा है कि मुसलमान ही कांग्रेस को बचाएंगे? कांग्रेस का विधायक कौन कह रहा है कि डिस्पेंसरी जो है, डिस्पेंसरी जो है बीजेपी का अगर किसी राज्य में शासन है, हिंदू इलाकों में नहीं खुलनी चाहिए, तो यहाँ की जनता चुनकर उसको बिठा रही है ना। क्या? और बार बार मुद्दों पर भी चुनाव होते हैं। यकीनन वो मुद्दे बीजेपी जो वादा करती है उसके दम पर ही 27 सालों से वो जीत रही है ना। लेकिन मेरा ये सवाल है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसके अध्यक्ष की ओर से अगर मौजूदा राजनीति में कहा जाएगा मेरे साथ छुआछूत होता है, मेरे हाथ का कोई चाय नहीं पीता है, ये बात मतलब आज की डेट में आपको लग रहा है कि इसके जरिए वोट हासिल किया जा सकता है? अखिलेश वो तो अतीत का एक उदाहरण बता रहे जिसे कांग्रेस ने दूर किया। वो तो, और अगर विकास पे चुनाव होता तो आप विकास पे बहस करती। पाकिस्तान आतंकवाद मोदी, मैं तो कह रहा हूं ना, फिर चुनौती दे रहा हूं, मोदी जी का 5 मिनट का भाषण सुना दीजिए जिसमें उन 5 शब्दों के अलावा उनका कोई वक्तव्य हो, सुना दीजिए। आप उन 5 शब्दों के अलावा बोल सकते हैं? कहे ना मैं बुलेट ट्रेन चला दिया, कहे ना मैंने ये नए सरकारी मेडिकल कॉलेज बना दिए। अरे भैया, गांधी जी ने कभी आरएसएस की तारीफ नहीं की, आरएसएस ने उनकी कैसे कैसे किन लोगों ने हत्या की ये पता है। महादेव देसाई की पुस्तक कौन लोगों से शामिल था बताने का आवश्यकता नहीं है, बताने के बीच में नहीं ये भैया पीसीआर वाले भैया थोड़ा ये बंद कर दीजिए। नहीं बता बात पूरी हो जाए, जब आप बोल रहे थे ठीक है सर, ठीक है, दोनों लोग बोलेंगे समझ नहीं आएगा। प्लीज एक बार प्रेम शुक्ला जी अखिलेश जी की बात हो जाए, अखिलेश जी की बात हो जाए, प्लीज एक सेकेंड, फिर मैं बोलूंगा। एक सेकेंड, मुझे दोनों लोगों में किसी की आवाज समझ में नहीं आ रही है, प्लीज सर एक सेकेंड। अखिलेश जी, आपके बोलने से क्या होता है? आपके प्रमाण से थोड़ी ना हम गंदा या अच्छा चैनल नहीं। आप मेरी बात सुनिए अखिलेश जी, आपके साथ आप मेरी बात सुन लीजिए अखिलेश जी। आपकी ये आदत पड़ गई है कि आप मेरे ही चैनल पे, एक सेकेंड सर, ये तरीका ठीक नहीं है ना सर। आप देश का सबसे बड़ा चैनल है जिस पर आप बैठे हुए हैं, हमारे दर्शकों का जो समय है वो काफी ज्यादा मूल्यवान है। देश का सबसे गंदा चैनल होता तो आप यहाँ कर नहीं बैठते अखिलेश जी, ये तरीका ठीक नहीं होता है प्लीज। और मैं बैठी हुई अहमदाबाद में, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, मुझे समझ में नहीं आएगा। कृपया मीडिया पर टीका टिप्पणी हर तरफ से बंद हो, मुद्दों पर चर्चा हो, बोलिए बिना मेरे ऊपर या मेरे चैनल के ऊपर किसी भी तरह की टीका टिप्पणी की अपनी बात को आगे बढ़ाइए। आप बोलिए। ये लेक्चर देने से कोई फायदा नहीं। चित्रा जी, मैं गुण दोष के आधार पर व्याख्या करता हूँ। मैं जब किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ तो 2 मिनट काट के लड़ाने का काम आप ही का चैनल करता है। मेरे चैनल को आप गंदा चैनल बताइए और मैं आपकी बात को बर्दाश्त करूंगी।
देश क्यों का नहीं? सबसे प्रतिष्ठित अरे, चैनल है ये, मैं जिस पर बैठकर अब बिल्कुल सुनिए। नहीं सुनूंगी, बिल्कुल नहीं सुनूंगी। आप आकर यहाँ पर प्रमाण थोड़ी ना देंगे। सर, मुद्दों पर क्यों नहीं चर्चा करते हैं आप? मुद्दों पर, दलितों के मुद्दे पर आपको बिठाया मैंने चर्चा करने के लिए, आप आ गए आज तक पर बातचीत करने के लिए। ये कितना गलत तरीका है। अगर दलितों की बातचीत को लेकर हम एक विस्तार दायरा दे सकते हैं उनका। अरे तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे ना, गलत बयानी मत करिए, गलत बयानी मत कीजिए प्लीज। मैं कभी गलत बयानी नहीं करता हूं, तथ्यों पे सबूतों पे बात रखता हूं, फिर रख रहा हूं। आपका चैनल अच्छा है, इसकी भी मैं तारीफ करता हूं। आपका चैनल अच्छा है, इसकी भी मैं तारीफ करता हूं, लेकिन जैसा करेगा वैसा बोलूंगा। दूसरी बात, इन्हें याद नहीं है क्या इंदिरा आवास योजना कितने करोड़ लोगों को घर दिया, कि हाथ से दिया जा रहा है? जरूरत नहीं है, कोई जानकारी तो है नहीं। हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि इंदिरा आवास योजना को प्रमाण की जरूरत नहीं है। इंदिरा आवास योजना भारत में हर गरीब को कितने सालों से मिल रहा है? 77 से पहले से मिल रहा है, इंदिरा गांधी के जमाने से मिल रहा है। इंदिरा आवास योजना कई करोड़ लोगों को दिया जा चुका है। खाद्य सुरक्षा कानून, फिर ये पीछे खाद्य सुरक्षा कानून, तमाम जो हमारी योजनाएं हैं उसकी बात करते हैं। मैं भी डिस्टर्ब करना, देखिए ये संस्कारी पार्टी का संस्कार बोल रहा है। की बात होने दीजिए, अखिलेश जी की बात होने दीजिए, अखिलेश जी की बात होने दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। प्रेम शुक्ला जी, आपसे गुजारिश है, मैं आपके पास आऊंगी, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। संस्कारी पार्टी का, चित्रा जी संस्कारी पार्टी का संस्कारी तो बोलेगा, उसे बताने की आवश्यकता नहीं। जिसका जो संस्कार है वो सामने आएगा। अपने तो जवाब नहीं है तो डिस्टर्ब करने के लिए देश डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिबेट डिस्टर्ब कर रहे हैं। दरअसल में बात यह है कि कोई क्या आज की तारीख में गुजरात में जितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, मोरबी में इतना बड़ा जन नरसंहार हो गया, लोग मर गए, मोदी जी बगल के जिले में थे, पहुंचे नहीं, उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया, क्योंकि किसका हाथ उनके कंधों पे है? वो फोटो ट्वीट किया जाए, दिखाया जाए, कौन है वो लोग? क्यों बचाए जा रहे हैं? क्यों नहीं उनके साथ हो रहा है? इनके आदर्श कौन है? लाल किले से बोलते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, और तुरंत बलात्कारियों हत्यारों को छोड़ते हैं और उनको अपना आदर्श बनाते हैं टिकट दे करके। तो ये तो बीजेपी के आदर्श हैं गुजरात में, तो लोग देख नहीं रहे हैं क्या? ठीक है, आपके पास डबल इंजन 3 मुख्यमंत्री बदल डाले, मुख्यमंत्री फ्रेम में नहीं आ सकता है, गाड़ी में नहीं बैठ सकता है। 3 मुख्यमंत्रियों को आप जो है टिकट काट दे रहे हो, पूर्व मुख्यमंत्रियों को आप कहते हो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अगर बड़ा अच्छा काम कर रहे थे तो उन्हीं मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री रहते हुए वोट मांग लेते, क्यों नहीं वोट मांग लिया? चित्रा जी, मुझे उत्तर देने का अवसर मिलना चाहिए। क्यों नहीं मांग लिया? 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। प्रेम शुक्ला जी, हाँ बिल्कुल, बोलिए बोलिए बोलिए। मोरबी आए थे प्रधानमंत्री अखिलेश जी, आपकी जानकारी के लिए अस्पताल में घायलों से मुलाकात भी की थी, लेकिन यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी सवाल तो उनका अहम है ना, इतना अगर कामकाज आपकी ओर से किया गया था, हाँ, तो आखिर 3 चेहरे क्यों बदल डाले मुख्यमंत्रियों के? मैं नहीं, कृपा करके मुझे बताइए कि करोड़ों आवास हवा में बनाए गए। इंदिरा आवास योजना के तहत कहीं किसी जिले में 1000 आवास भी हो, मैं चुनौती देता हूं, मैं राजनीति पर इसके बाद टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर कोई संख्या एक जिले में 1000 आवास भी दिखा दे तो करोड़ों आवास बन गए। झूठ बोलने की भी कोई लिमिट होती है? करोड़ों आवास आपने देखे चित्रा जी? कहीं पर भी आंकड़े दिखा दे, और हम हर जिलावार आंकड़े देते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कैसे आंकड़े आए आप पूछ रही हैं। और सीआर जैसे शब्दों का प्रयोग करना ये इनकी संस्कृति है। सीआर शब्द बोल रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं टेलीविजन में बैठ के। मैं इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करूं अच्छा लगेगा, लेकिन मेरा संस्कार नहीं है, मैं अपशब्द नहीं बोलता, मैं तर्कों से बात करता हूं, मैं अपने पार्टी की उपलब्धियों की बात करता हूं, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए विकास कार्यों की बात करता हूं। अब 3 मुख्यमंत्री की बात, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं 2001 से 2014 तक मुख्यमंत्री रहे। 75 वर्ष पूरा होने के 4 माह समय बाकी था। स्वयं श्रीमती आनंदीबेन जी ने हमारे यहाँ चूंकि 75 वर्ष पूरा होने पे मुख्यमंत्री पद का उन्होंने त्याग दिया, और 5 वर्षों तक रूपानी जी मुख्यमंत्री रहे। जो लोग जो हैं अंजनैया चले गए एयरपोर्ट पे राजीव गांधी को रिसीव करने, और उनको अच्छा उनका चेहरा नहीं लगा, मुख्यमंत्री बदल दिया। तो इस तरह के जो मुख्यमंत्री बदलते थे सुबह शाम, वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं। जहां पर जो है अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बदलने का प्रयास किया, अशोक गहलोत ने आंखें दिखा दी, मायनो परिवार दुम दबाकर बैठ गया, हिम्मत नहीं पड़ी कि उनको एक नोटिस दे दे। यही मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे बनकर पर्यवेक्षक, और विधायक दल की बैठक आहूत की, एक विधायक उनकी तरफ नहीं आया। आज भी अगर इनकी पार्टी में अनुशासन है, अगर इनकी पार्टी में हिम्मत है,
अशोक गहलोत आज भी सचिन पायलट को रोजगार की गालियां दे रहे हैं, और जयराम रमेश कल कह रहे थे कि अशोक गहलोत अनुशासन तोड़ रहे हैं। क्या कार्रवाई कर ली भाई? तो आपकी पार्टी में अगर निजाम खत्म हो गया है, राहुल गांधी को आपकी पार्टी के नेताओं ने अगर मान लिया है कि हराऊ नेता है, इसका जवाब तो देंगे। उसके लिए हमारा क्या दोष है? हाँ चित्रा जी, अखिलेश जी इसका जवाब देंगे, लेकिन योजना उसके बता पहले दें, दो और मेहमान हमारे साथ 8.5 मौजूद हैं, उनसे हाँ जरा जी, जल्दी चित्रा, जल्दी 10 सुजाता जी भी सेकंड, हमारे 10 साथ मौजूद हैं। 10 सेकंड, सुजाता 10 पांडे सेकंड भी हैं में हमारे मुझे साथ 10 मौजूद हैं। सेकंड दीजिए। ठीक है, योजना बोलिए, बताता हूं। बोलिए 10 सेकंड बोलिए। देखिए, मैं चुनौती देता हूं पूरी बीजेपी को, एक कोई कानून बनाए हो जो लोगों के हित की हो। मैं गिना रहा हूं कांग्रेस ने कौन कौन से कानून बना के अधिकार दिया था। खाद्य सुरक्षा कानून, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, वनवासी आदिवासी का अधिकार कानून, रेवड़ी पट्टी दुकानदार अधिकार, चिकित्सा इंश्योरेंस, एनएचआरएम, डायरेक्ट बैंक हस्ताक्षर योजना, सर्व शिक्षा अभियान, FBI, कृषि ऋण माफी, JNNURM योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जननी शिशु सुरक्षा योजना, भारत निर्माण योजना, NIA जांच एजेंसी, डेडिकेटेड रेलवे फ्रेट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई, सैकड़ों योजनाएं बनाई हैं गरीबों के लिए। ये एक योजना बता दें, एक, ये 4 स्मार्ट सिटी बता दें, 100 छोड़िए, 4 स्मार्ट सिटी बना दें। आज भी 100 आज ये सब कानून है, ये कागज के नहीं है शुक्ला जी, ये संविधान, ये लोकसभा में पारित कानून है, ये कोई आधिकारिक आदेश नहीं है, संवैधानिक कानून अधिकार प्राप्त किया गया है। 4 जिले बता दें जहां खुले में शौच न होता हो, किसने क्या काम किया, अब मुद्दों पर बातचीत हो रही है। ठीक है, ठीक है, बता दें जहां गंगा मैया साफ हो, 4 भगोड़े बता दें। अब जल्दी से मैं जवाब ले लेती हूँ प्रेम शुक्ला जी की, उसके बाद सुजाता पांडे जी भी, आशुतोष जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, प्लीज बता दें जहां सबको पक्के आवास मिले हों। ठीक है, 4 जिले बताइए प्रेम शुक्ला जी, बताइए 4 जिले। देखिए 3 करोड़ लोगों को इस देश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में आवास मिले। 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला। सुन लीजिए ना, बस क्यों चिल्ला रहे भाई? अब चित्रा जी मैं उत्तर दे रहा हूँ इनको जरा कहिए, शांत रहे। चित्रा जी मैं उनको गिना रहा हूँ, चित्रा जी मैं गिना रहा हूँ, चित्रा जी मैं गिना रहा हूँ। आपने कहा कि वो आवास गिनाए, वो गिना रहे हैं, सुन लीजिए। ठीक है, एक एक करके प्लीज प्लीज, एक एक करके। मैं गिना रहा हूँ ना, 3 करोड़ आवास। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं। अरे आप करोड़ों की बात कर रहे थे ना, 3 करोड़ आवास प्रधानमंत्री, 3 शुक्ला जी आवास, 4 करोड़ आवास प्रधानमंत्री आवास, ये चिल्ला रहे हैं। जिले बताइए ना, चित्रा जी 4 जिले। ये फर्जिफिकेशन आपने करोड़ों वाला पूछा। अखिलेश जी सुनिए तो, अखिलेश जी प्लीज, अखिलेश जी प्लीज, अखिलेश जी प्लीज, 3 करोड़ ठीक है अखिलेश जी प्लीज, उनकी बात सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। अब सुनिए, 3 करोड़ आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले। 11 करोड़ शौचालय आदरणीय प्रधान निर्मल ग्राम इन्होंने बनाया था। कितने शौचालय बनाए थे भाई? हम तो बता रहे हैं कि 11 करोड़ शौचालय दिए गए, और LPG गैस कनेक्शन 8 करोड़ महिलाओं को धुएं से, रसोई के धुएं से मुक्ति 8 करोड़ लोगों को दी गई। 40 करोड़ जनधन खाते खोले गए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बातें करते थे, और इनके 70 वर्षों के कार्यकाल में सिर्फ 8 करोड़ बैंक खाते खुले थे। आज 40 करोड़ बैंक खाते खुले, जिसके कारण कोरोना की महामारी के समय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से अरबों रुपए गरीबों के खातों में ट्रांसफर हुए कि नहीं हुए? आप बताइए। आयुष्मान योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना के तहत कवरेज मिला, और हेल्थ का 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था हुई। कृपा करके मुझे बता दीजिए कितने लोगों को। अब बाकी लोगों को भी डिबेट में मैं लेकर आती हूँ। व्यवस्था ठीक है, ठीक है, कार्यकाल में हुई। सुजाता पांडे जी, आशुतोष जी भी हमारे साथ इस वक्त हैं। सौभाग्य योजना के तहत ठीक है, ठीक है। अब जरा बीजेपी और कांग्रेस से इस दायरे को आगे बढ़ाते हुए अब जरा बाकी दोनों मेहमानों को भी चर्चा में मैं शामिल करना चाहूंगी। ठीक है, आशुतोष जी आपके पास आते हुए, देखिए दलितों के मुद्दे पर इस बहस की शुरुआत हुई थी, चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बड़ा बयान दिया गया, जबकि पीएम कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग मुझे मेरी औकात बता रहे हैं क्योंकि मैं बेहद पिछड़े और गरीब परिवार से आया हूं। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से यह भी दावा किया जाता है, और वो बात सच भी है, कि एक आदिवासी चेहरे को उन्होंने किस तरह से राष्ट्रपति के पद तक वो पहुंची है, इस देश के लिए गौरव की बात है। तो इसका भी तो क्रेडिट लेती है ना बीजेपी की। देखिए एक आदिवासी गरीब चेहरा कैसे इस देश के राष्ट्रपति बन गई।
नहीं चित्रा जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट लेने की पुरानी आदत है और मुझे लगता है कि क्रेडिट लेते ही वो उसकी जो है आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। कई बार भारतीय जनता पार्टी ने दलित आउटरीच प्रोग्राम लगाया और उत्तर प्रदेश में कई बार किया गया और पता क्या चला कि इनके मंत्री थे सुरेश राणा जी, बड़ी खबर आप लोगों ने भी चलाई थी कि दलित के वहां जाने से पहले वहां मिनरल वाटर और रेस्टोरेंट से खाना पहले आ जाता था। कई बार तो रेस्टोरेंट का जो वो लेवल था वो हट भी नहीं पाया। इस तरीके की बातें हुई भारतीय जनता पार्टी में। उसके बाद ये प्रकाश अंबेडकर जी जो प्रपोज थे, उन्होंने बोला कि आप दलितों के वहां जाके खाना खा के दिखाना क्या चाहते हैं, आप किस बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये छुआछूत बैठना और एक दूसरे के साथ उठना बैठना ये दर्शाता है कि आप दलित को आज भी हीन मानते हैं और वहां जाके दिखाते हैं कि हम कितना उनके लिए उदार व्यक्तित्व रखते हैं। ये अपने आप में बहुत खतरनाक है। एक सांसद ने बड़ा अच्छा बोला था कि दलित जो है, जो दलित का युवा है, वो आंकड़ों की बात नहीं आंखों की बात समझ रहा है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को तब समझना चाहिए जब रोहित वेमुला का केस हुआ था तो सबने चुप्पी साध रखी थी और दया शंकर सिंह ने किस प्रकार से बहन मायावती के ऊपर क्या कटाक्ष करे थे वो किसी से छुपा नहीं है। मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विमर्श की बात करती है और उनके खुद गुरु गोवलकर वी आवर नेशनहुड डिफाइंड में साफ साफ कहते हैं कि हमको जर्मनी से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से अपनी माइनॉरिटीज को अपने कब्जे में रख के उच्च राष्ट्रवाद का प्रतीक होते हैं। ये विचारधारा लेके आप दलितों की बात करते हैं। आज भी रिजर्वेशन के ऊपर दलित विचार विमर्श में आपका कहीं रुख नहीं दिखता है, लेकिन राष्ट्रपति बनाते हैं, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन उसका क्रेडिट जो है आप कई चुनाव तक खींच के ले आते हैं। प्रॉब्लम क्रेडिबिलिटी की है, प्रॉब्लम क्रेडिट की नहीं है चित्रा जी। ठीक है, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि दरअसल जो क्रेडिट ले लेता है वहीं से उसकी विश्वसनीयता खत्म होने लगती है। सुजाता पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस देश का कितना दुर्भाग्य है, आजादी के इतने सालों के बाद भी अगर इस देश में छुआछूत जैसे मुद्दे पर इस तरह की चर्चा हो और आरोप लगे, और यकीनन आज भी ये सच्चाई है, जातिवाद को लेकर भी पार्टियां वोट के लिए टिकट बांटती हैं और जातिवाद के आधार पर बहुत जगहों पर वोट भी पड़ते हैं, ये भी इस देश की सच्चाई है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, आजादी के बाद बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं की गई, लेकिन आज भी अगर दलितों की और गरीबों की स्थिति जस की तस है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये सवाल तो आप सब लोगों से पूछे जाएंगे कि अगर इस देश में गरीबों की तादाद कम नहीं हो रही है तो क्या कोई एक जिम्मेदार है उसके लिए? क्योंकि ऐसी तो लंबी फहरिस्त है। सुजाता पांडे जी, सीधे आपके पास आते हुए, देखिए, एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे की जो टिप्पणी है कि उनके साथ छुआछूत किया जाता रहा और बीजेपी इसका रोना नहीं रोई, और दूसरा आशुतोष जी ने जो बात कही है उस पर भी आप जवाब दीजिए। वो कि क्रेडिट ले लेंगे तो वहीं से विश्वसनीयता आपकी ध्वस्त हो जाएगी। देखिए, अगर हम जातिवाद को हटा के इस देश की राजनीति को देखेंगे तो शायद हम उस शुतुरमुर्ग की तरह हो जाएंगे जो जमीन में अपनी गर्दन डाल लेता, सोचता है कि वो सिचुएशन है ही नहीं। तो जातिवाद एक सच्चाई है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन एक सच्चाई है। लेकिन इसके साथ ये भी है, जो आज हम दलित कार्ड खेलने की बात कर रहे हैं चित्रा जी, तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर हाल में हुए चुनाव को भी हम देख ले, यूपी के चुनाव को देख लीजिए, दलित कार्ड तो वहां पे भी सारी पार्टियों ने खेला था, लेकिन क्या हुआ? क्या जनता ने उनका विश्वास किया? नहीं किया। पंजाब में जहां पे दलितों की सबसे बड़ी आबादी है, वहां पे तो सीएम का चेहरा दलित का लाया गया, दलित कार्ड खेला गया कांग्रेस के द्वारा। क्या हालत हुई, जो रिजर्व सीटों पे भी हार गए। तो सिर्फ कार्ड खेलने से कुछ नहीं होता चित्रा जी, क्योंकि आज का जो मतदाता है उसको आप ये सोचते हैं कि वो 25, 26, 30 साल पहले की तरह सोचता हो और उन्हीं मुद्दों पे वो वोट करेगा, तो आप अपने आप को झांसे में रख रहे हैं, क्योंकि वो आज परिपक्व हो गया है। वो जानता है कि दलित कार्ड खेलने से कुछ नहीं होता, वादों का पूरा होना जरूरी है। क्योंकि आज तक अगर हम आज ये बैठ के आज आजादी के अमृत महोत्सव में अब ये बात कर रहे हैं कि छुआछूत है और वो भी कांग्रेस अध्यक्ष के साथ में है, तो ये तो कांग्रेस की तरफ बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि वो कांग्रेस जो कहती है कि हम दलितों के हिमायती हैं, वो कांग्रेस जो कहती है कि दलितों की आवाज उठाते हैं, उनके अध्यक्ष ऐसा बोलते हैं, तो ऐसा कौन सा नेता है? क्या राहुल गांधी को आके सफाई नहीं देनी चाहिए कि नहीं, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में बैठ के खाना खाऊंगा? एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रोड शो में पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की दे दी अपने दर्शकों को। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के रोड शो में पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने आज ही लिखित में दिया कि कौन कौन से उनके बड़े नेता चुनावी जीत दर्ज करेंगे, बार बार गुजरात में वो बदलाव की बात कर रहे हैं, उनके रोड शो में पत्थरबाजी की खबर सामने आई है। अब ये पत्थरबाजी किन लोगों की ओर से की गई, ये बड़ा सवाल है। सूरत में अरविंद केजरीवाल के रोड शो पर पत्थर फेंके गए हैं, ये बड़ी जानकारी।
आपको बता दें कि सूरत ये ऐसी जगह है जहां पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने लोकल चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था। कम से कम आगे के लिए एक छोटा सा रोड मैप उसके जरिए जरूर सामने आया था। और उस सूरत में जब अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे थे तो उस दौरान पत्थर फेंके गए। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जैसे हमारे संवाददाता जुड़ेंगे विस्तार से आपको जानकारी दूंगी। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में ही लंबा चौड़ा रोड शो किया। जबरदस्त तरीके की भीड़ भी वहां पर उमड़ी हुई थी। संपत हमारे संवाददाता इस वक्त संपत जान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पंकज है, माफ कीजिएगा, मेरे कान में मेरी आवाज आ रही है, इसको प्लीज ठीक कीजिए। पंकज जैन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हुए। पंकज, अरविंद केजरीवाल की सूरत में ये जो रोड शो था उस पर पत्थरबाजी हुई है। अरविंद केजरीवाल फिलहाल कैसे हैं, किसने पत्थरबाजी की, क्या और जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए, हम लोग भी अरविंद केजरीवाल का जो रोड शो चल रहा है उनकी गाड़ी के ठीक सामने मौजूद हैं और यहाँ पे ये पत्थर देखिए आके रुका है। अब आपको तस्वीरों में ये पत्थर दिखा रहे हैं। मीडिया की जो गाड़ी है वहां पर भी ये पत्थर आकर गिरा है और बहुत से कैमरामैन हैं जो पत्थरबाजी से बचे हैं। सामने अरविंद केजरीवाल की लाइव तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ पर एक गली के सामने से रोड शो गुजर रहा था दरअसल, और वहां पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस बीच आम आदमी पार्टी समर्थकों और साथ में जो पत्थरबाजी लोग कर रहे थे उनके बीच में झड़प भी हुई। इस बीच अरविंद केजरीवाल सुरक्षा के लिहाज से अपनी गाड़ी के भीतर चले गए और हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल कुछ देर बाद जब वहां पर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई, पुलिस और फोर्स वहां पहुंची और उसके बाद जो लोग पत्थर फेंक रहे थे उन्हें वहां पर रोकने की कोशिश की गई। उसके बाद अरविंद केजरीवाल अपनी गाड़ी से बाहर आके अब फिलहाल रोड शो को अंजाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एक गुट था वो झड़प करते हुए नजर आया आम आदमी पार्टी समर्थकों के साथ। जवाब में आम आदमी पार्टी के समर्थक भी झड़प कर रहे थे और आम आदमी पार्टी के जो तमाम उम्मीदवार है वो अरविंद केजरीवाल के साथ मौजूद है। तो अरविंद केजरीवाल को सिग्नल दिया गया कि यहाँ पर स्थिति जो है वो चिंताजनक है और ऐसी स्थिति में आप अंदर चले जाइए, और तुरंत अरविंद केजरीवाल भीतर चले गए। हमने ये देखा और यहाँ पर फिलहाल अरविंद केजरीवाल का रोड शो फिर से शुरू हो चुका है। अब पत्थरबाजी किन लोगों की ओर से की गई है, जब वो पकड़ में आएंगे तो शायद तस्वीर और ज्यादा साफ हो पाएगी। फिलहाल के लिए पंकज जैन शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जल्दी जल्दी एक ही टिप्पणी में ले लेती हूं। पहले तो ये जो पत्थरबाजी की खबर सामने आई है इस पर प्रेम शुक्ला जी। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जो भी इसमें दोषी है उनको दंडित किया जाना चाहिए। किसी भी चुनावी जुलूस पर किसी का भी जुलूस निकल रहा हो, किसी पर भी अगर कोई पथराव करता है, हिंसा की हरकतें करता है, तो ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई का निर्देश देना चाहिए। अखिलेश जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी, उसके बाद मुद्दे पर वापस लौटेंगे। अखिलेश जी। देखिए चित्रा जी, ये कभी कोई भी इस तरह की हरकतों को राजनीति में सराहेगा नहीं। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। पिछले बार राहुल जी के भी काफिले में कितना बड़ा पत्थर मार करके, वो पत्थर सीधे उनके सर पर नहीं लगा, शीशा तोड़ के उनके गोद में गिरा था। और सबने वीडियो पे देखा था पत्थर चला होते। इस तरह की घटनाओं को सबको निंदा करनी चाहिए और सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ आज के मुद्दे पर जिसको लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए मेरे पास विस्तार से पूरा आंकड़ा है कई पन्नों का, जिसमें जिलेवार मैंने, ठीक है मैं आ रही हूँ एक बार जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे। देखिए गुजरात में दलितों की आबादी तकरीबन 8% है। 13 सीटें उनके लिए रिजर्व है, जबकि 25 ऐसी सीटें हैं जिस पर वो हार और जीत तय करते हैं। वहीं यहाँ पर अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि आरक्षित 13 सीटों में से 2007 में बीजेपी को 11 मिली थी, कांग्रेस को 2। 12 में बीजेपी को 10 सीटें मिली, कांग्रेस को 3। 2017 में बीजेपी को 7 सीटें मिली, कांग्रेस सिर्फ 1 पीछे रह गई थी 6 सीटों तक। तो प्रेम शुक्ला जी, ये तो आपके लिए मुश्किलें पैदा करेगा ना। और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से इस तरह की बातें कही जाएंगी तो किस चेहरे के जरिए आप इसकी काट ढूंढेंगे? या आपको लग रहा है कि गुजरात है तो यहां से जातिवाद खत्म हो चला है क्योंकि मोदी के नाम पर वोट होता है? लेकिन ये आंकड़ा तो सच्चाई है ना गुजरात की। लेकिन देखिए, कौन किसको वोट देता उसका अधिकार है, लेकिन वंचित वर्ग को सतत जो है सिंचित करना, उसको जो है सशक्त करना, ये हमारा ध्येय और धोरण रहा है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बारंबार, जो आखिरी आदमी, अंतिम सिरे पर जो खड़ा व्यक्ति है, उसको जो है अंत्योदय करना, ये हमारा दर्शन रहा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो बात करें वो सही है
कि उनके साथ जो है कांग्रेस के कार्यकाल में और मुगलों के कार्यकाल में क्या अस्पृश्यता थी। आप मुझे बताइए ना कि क्या आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे, जब वहां भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ने उनसे चाय पीने से इंकार किया है? वो आए, हम उनके साथ चाय बनाकर पिलाएंगे और उनके बर्तन में चाय पीने के लिए तैयार है। लेकिन आज भी जैसा आज हिमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी कुत्तों को तो बिस्किट खिला सकते हैं लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को चाय नहीं पिला सकते, चाय वाली एक तस्वीर भेजे। तो मुझे लगता है इस चुनौती को तत्काल स्वीकार करके राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ श्रीमती सोनिया गांधी या श्री राहुल गांधी जहां चाय पी रहे हो उसकी एक तस्वीर भेजनी चाहिए, ताकि इनका जो दलित विरोधी चेहरा है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को बारंबार अपमानित किया, ये तो ऐतिहासिक तथ्य है ना। वो आखिरी बार जब पार्लियामेंट में भाषण देना चाहते थे, आखिरी बार त्याग पत्र के समय उनको संसद में वक्तव्य तक नहीं देने दिया गया। 1952 में उनको चुनाव हरवाया गया। ये हर कोई ठीक है सर, वक्त इतने की इजाजत देता है। अखिलेश जी जल्दी से जवाब। हेमंत विश्व शर्मा जी कुत्तों का उदाहरण दे रहे हैं कि उसको बिस्किट खिलाया जाता है, नेताओं को बिठा के रखा जाता है। हाँ बोलिए। सुनिए चित्रा जी, बाबा साहब नेहरू जी, पटेल जी के छोड़ो भैया, तुम अडवाणी जी, जोशी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, और उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, और वो जो जनसंघ के अध्यक्ष थे उनके, इनकी चिंता करो जो भी जीवित इजाजत देता है। माफी के साथ आपको रोकना पड़ा है। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का शामिल होने के लिए दंगल में।